नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज जेनेवा में होने वाली बातचीत के पहले अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में बड़ा बिल्डअप कर रही है। देखिए, आज बातचीत होनी है और बातचीत को लेकर इनडायरेक्ट वे में बातचीत होगी। जैसे पहले दौर की बातचीत हुई थी और कहा यह जा रहा है कि बातचीत से कुछ समस्या का हल, यानी कि ट्रंप और अमेरिका ने जो कहा था कि आप अपना यूरेनियम इनरिचमेंट कम करें, परमाणु कार्यक्रम को बंद करें, इसको लेकर कुछ निगोसिएशन हो सकती है ईरान के साथ। ईरान भी अपनी बात रखने लगातार रख रहा है कि देखिए मिसाइल प्रोग्राम को तो वो बंद नहीं करेगा। तो देखना होगा कि आज जो जिनेवा में इनडायरेक्ट बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच में, वो कितना रंग लेकर आती है। लेकिन इसी बीच कहा यह जा रहा है कि अब एक बार फिर से अमेरिका जो है वो लगातार मिडिल ईस्ट में बिल्डअप बढ़ा रहा है। इसमें नेवल और एयर स्टेटस शामिल है। रिपोर्टों में कहा गया है कि परमाणु वार्ता फेल होने पर अमेरिका ने ईरान के अंदर हमला करने को एक विकल्प रखा है और लगातार इस बात की धमकी देते रहे हैं ट्रंप। अभी उन्होंने कहा था पहली बातचीत के कुछ दिन बाद ही, मतलब एक आध दो दिन पहले ही कहा कि देखिए ऐसा है कि 1 महीने का वक्त और देते हैं। 1 महीना बहुत ज्यादा है, ईरान लगातार समय को किल कर रहा है, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा और ऐसे में अगर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा, ट्रंप ने कहा, तो फिर हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। तो लगातार धमकी तो बातचीत के बीच में भी अमेरिका और ट्रंप दे ही रहे हैं। अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी में इसी की संभावना के साथ देखा जा रहा है। और ऐसी भी खबरें हैं कि ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स से स्टेटस को मिडिल ईस्ट के करीब लाया जा रहा है, जिसमें रिफ्यूलिंग टैंकर और फाइटर जेट शामिल हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या अमेरिका ईरान में वेनेजुएला जैसी कार्रवाई कर सकता है। ये बार बार सवाल उठते हैं क्योंकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो ईरान के लोगों के साथ किसी तरह से ईरान के लोगों को इसमें शामिल नहीं करेगा। जो हमला वो ईरान में करेगा, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर हमला होता है तो फिर इसका नुकसान ईरानी जनता को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने कुछ ऐसी बात चल रही हो कि वेनेजुएला जैसी कार्रवाई हो और वहां पर जो अपदस्थ करने की बात खामनेई साहब को हो रही हो, क्या वैसा हो सकता है। तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका इस इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है। मतलब किसी तरह की कोई कमी अब भी बातचीत के बीच में भी अमेरिका ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और वो लगातार डिप्लॉयमेंट मिडिल ईस्ट में बढ़ा ही रहा है अपने सेना और सैन्य जहाज और फाइटर प्लेन्स की। इसे ईरान की जवाबी हमले के रूप में, तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के आंकलन से पता चलता है कि हाल के हफ्तों में दर्जनों अमेरिकी मिलिट्री कार्गो प्लेन ने अमेरिका से जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब तक सामान पहुंचाया है। जानकार बताते हैं कि शुक्रवार शाम को कई अमेरिकी फाइटर जेट को जॉर्डन के एयर स्पेस में एंट्री के लिए डिप्लोमेटिक क्लियरेंस भी दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के आंकलन से पता चलता है कि 25 जनवरी को जॉर्डन के मोफाक सॉल्टी एयरबेस पर 14 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट तैनात हैं और इसके अलावा इलाके में 250 से ज्यादा अमेरिकी कार्गो फ्लाइट्स आ चुके हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि किस तरह से जॉर्डन में लगातार जो सैन्य कार्रवाई के तौर पर ईरान पर जो करने वाला है अमेरिका, उसको लेकर डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो या फिर कार्गोज हो, क्योंकि लंबी अगर लड़ाई में जाना है अमेरिका को तो फिर ये सब जरूरी है। इसलिए वो पूरी व्यवस्था कर लेना चाहता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई हफ्ते से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बड़ी धमकी में कहा कि ईरान में सबसे अच्छी चीज शासन परिवर्तन हो सकता है। यानी इस बात के संकेत, जैसा पहले मैंने आपको बताया, इस बात के संकेत है। ट्रंप की धमकी ने ईरान पर अगले संभावित कदम को लेकर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, इस वक्त रमजान भी आने वाला और लोगों को लग रहा है, ईरान के लोगों को, कि क्या यही समय तो नहीं होगा जब अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर देगा ईरान पर। तो इसकी भी संभावना देखिए, तैयारी ईरान की तरफ से पूरी है। वो बिल्कुल उस जगह से नजर नहीं हटा रहा है जहां से लगता है कि अमेरिकी या फिर इजरायली हमला कर सकते हैं। यानी मुस्तैदी अब भी रेड अलर्ट के तौर पर ईरान की तरफ से है। जानकारों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन अभी तक यह समझ नहीं पाया है कि अगर वो ईरानी शासन को हटाता है तो फिर आगे क्या होगा। यह भी बात है, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा था कि पहले जब किसी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई अमेरिका की तरफ से किसी देश पर होती थी तो बड़ा मंथन चिंतन होता था। लेकिन अब ऐसा है कि पहले कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद मंथन चिंतन का दौर शुरू होता है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर शासन से खामनेई साहब को हटाया जाता है तो फिर आगे का विकल्प क्या। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पिछले महीने के आखिर में कांग्रेस की सुनवाई में कहा था कि कोई नहीं जानता कि अगर तेहरान में इस्लामिक शासन का पतन होता है तो फिर सत्ता कौन संभालेगा।
तो ये है अमेरिका आज की। अमेरिका के लिए ईरान वेनेजुएला की तरह आसान नहीं होने वाला, ये सब जानते हैं। जनवरी की शुरुआत में निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को वेनेजुएला के सत्ता के समीकरणों को बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन ईरान के बारे में नहीं पता कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जगह कौन ले सकता है। कई सूत्रों का कहना है कि पिछले महीने जब ईरान प्रदर्शन चरम पर थे तो एक्शन का सही समय था। उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या अगर अभी मिलिट्री एक्शन हुआ तो क्या उसी तरह से उनको सफलता मिलेगी जो अभी मिली है। तो इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो बातचीत का दौर अपनी जगह है, कयासों का अटकलों का दौर भी लगातार चल रहा है। इस बीच सभी अपनी अपनी सेनाओं के साथ सरहद पर तैनात हैं कि हमला किसी तरफ से भी हो, जवाबी कार्रवाई हो। इधर अगर बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच अभी बातचीत जारी है। आज दूसरे दौर की बातचीत है। उनको यह लग रहा है कहीं ऐसा ना हो बातचीत सफल हो जाए, कोई बीच का रास्ता अमेरिका निकाल ले, परमाणु समझौते पर ईरान मान जाए। क्या तेल को लेकर भी किसी तरह का कोई निगोसिएशन हो सकता है अमेरिका के बीच में? अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान का जो संकट उसके सर पे मंडरा रहा है, यानी इजराइल के संकट पे मंडरा रहा है, उसका होगा क्या? तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति में इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू भी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में न्यूक्लियर मटेरियल हटाना, यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाना और बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाना शामिल होना चाहिए। यानी वो अपनी शर्तें रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनरिचमेंट कर लिया यूरेनियम का तो उसको हटा देने से काम चलेगा, नहीं, आपको वो जगह पर वो मशीनों को, वो संयंत्रों को भी हटाना होगा जिससे यूरेनियम इनरिचमेंट का काम होता है। यहां तक शर्तें रख दी हैं। आपको लगता है कि ईरान मानेगा? ये कभी नहीं मान सकता ईरान। हालांकि उसने साफ कहा है कि ये बातचीत इसराइल के साथ नहीं अमेरिका के साथ हो रही है, बातचीत हम अमेरिका साथ करेंगे। इसीलिए नेतन्याहू क्या कहते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क ईरान को नहीं पड़ता। लेकिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाल में ही मुलाकात की और इस बीच नेतन्याहू ने यह भी चेतावनी दी कि गजा में फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस मुलाकात के बाद रविवार को एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप एक डील करने की संभावनाओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए पक्के इरादे रखते हैं। अब हो सकता है कि ऐसा हो जाए। हालांकि नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी भी डील को लेकर संदेह है। तो देखिए, ईरान ये कहता है कि आज तक हमने अपने पड़ोसियों पर कभी हमला नहीं किया, इजराइल ने किया। हमने कभी भी नियम नहीं तोड़े, इजराइल ने तोड़े हैं। और अब वो हम पर संदेह कर रहा, ये बात ईरान लगातार कहता रहा है। और अब देखिए, नेतन्याहू को वो ईरान पर ही डील को लेकर संदेह कर रहे हैं कि पता नहीं डील होगा भी तो ईरान कितना मानेगा। इधर न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल अमेरिका के साथ अपने संबंध को मदद से साझेदारी में बदलना चाहता है और एक आत्मनिर्भर घरेलू रक्षा उद्योग बनाना चाहता है। यानी वो अपने और अमेरिका के रिश्ते, यानी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल और अमेरिका के रिश्तों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार खबर आ रही है कि क्या अब इजराइल को भी अमेरिका छोड़ देगा। अगर डील ईरान के साथ हो जाती है तो क्या अलग थलग पड़ जाएगा इजराइल, इसलिए वो अपने और अमेरिका के रिश्तों की भी बात कर रहे हैं। तो आज की जो बातचीत जेनेवा में होनी है वो बहुत अहम है। अब इसके बाद क्या होगा, ट्रंप का रुख क्या रहेगा, बेंजामिन नेतन्याहू जिस संदेह की बात कर रहे हैं ईरान को लेकर, क्या वो संदेह है, क्या नेतन्याहू अकेले हमला कर देंगे ईरान पर? ये बहुत सारी बातें हैं जो आज की बात पर डिपेंड करता है कि इस पर क्या बातचीत होती है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।